नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्र, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रिंग में मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा बिल्कुल तार तार हो गया है। स्ट्रिंग में उसी आदमी ने अपनी आप बीती सुनाई है जो शराब के कारोबार में लिप्त था, होटलों में अलग अलग मीटिंग करता था और मनीष सिसोदिया ने अपनी मंशा जिस आदमी के सामने स्पष्ट की थी कि भाई हम आपको ये फायदा पहुंचाएंगे और बदले में आप मुझे ये दीजिएगा। वो तो खैर दिल्ली की जो आबकारी नीति है उसको देखने के बाद से ही पता चल जाता है कि उसमें कितना बड़ा खेल और कैसे कैसे घोटाले हुए थे। महत्वपूर्ण मुद्दा मैं इसको आज इसलिए नहीं बना रहा हूं कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ा एक्शन हुआ वो था मनीष सिसोदिया का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने चैलेंज किया कि भाई अब बात स्टिंग में आ गई है तो आप इसको सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर मुझे गिरफ्तार कीजिए। यह एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि मनीष सिसोदिया इस बात को जानता है कि सीबीआई ऐसे केस नहीं लेती है, उसकी एक प्रक्रिया है और ये 4 दिन में पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए वो 4 दिन का ताल ठोक रहा है। लेकिन फिर भी अब मामला तो सीबीआई की गेंद में पाले में चला गया है। अब सीबीआई इसको दूध का दूध और पानी का पानी करे और भारतीय जनता पार्टी पर तो मनीष सिसोदिया ने दबाव बना ही दिया है। अगर इसमें कहीं कोई सच्चाई है तो मनीष सिसोदिया के विरुद्ध एक्शन होना चाहिए, जो मुझे होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस दावेदारी से मनीष सिसोदिया हंसते हंसते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वो एक पहले गाना आया है कि क्या गम है जो आप इतने मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। तो मनीष सिसोदिया का वो खिसियानी हंसी ये बता रही है कि आकंठ बेईमानी में डूबा अरविंद केजरीवाल का ये सिपाही और अरविंद केजरीवाल का ये घोटालेबाज जेल के अंदर सत्येंद्र जैन का मेहमान बनने वाला है। और यह बात की आभास इसको हो गया है क्योंकि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपने हाथ से लिखा है। पता तो ये भी चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ही बहुत नजदीकी वो आदमी है जिसने स्टिंग में सारी बातें खोली हुई है। वो एक अलग विषय है जांच का, लेकिन इस मामले में अब तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि इस शराब कांड का रोज रोज नया नया स्टोरी सामने आ रहा है। जनता भी कंफ्यूज है कि असल में हो क्या रहा है। तो ये दबाव जब तक सारी की सारी चीजें नहीं ओपन हो जाती है तब तक मैं इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पता नहीं इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज निकल के आ जाए और वो मेरी कही बातें मिथ्या हो जाए। इसलिए मैं इसको सिर्फ इतने बात कह करके अपने इस बात को यहाँ बंद करता हूँ कि अब सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर दबाव है कि इस स्ट्रिंग की सत्यता की जानकारी देशवासियों को दे कि ये स्ट्रिंग सही है या मनीष सिसोदिया सही है। खैर मित्र, एक मामला और आज बड़ा महत्वपूर्ण था। कल आपने सुना होगा कि 2 दलित बच्चियों को लखीमपुर में, मतलब वही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बिल्डोजरनाथ बाबा के राज्य में फांसी के फंदे पर टांग दिया गया था। समाचार में तो पता चला कि 2 लड़कियों ने आत्महत्या किया है, लेकिन आज मामला स्पष्ट हो गया कि लड़कियों का पांव जमीन पर था, बल्कि घुटने तक मुड़े हुए थे। मतलब फांसी लगाने का कोई सीन था नहीं। आज कहानी बिल्कुल उलट हो गई। कहानी इसलिए उलट हो गई, मुझे कल ही भरोसा हो गया था, क्योंकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ के वजह से कोई दलितवादी और मीम भीम कोलैबोरेशन के चाहने वालों ने कोई बहुत ज्यादा हार्ड रिएक्शन नहीं दिया। मतलब भीम आर्मी वाला चंद्रशेखर इस विषय में कुछ नहीं जब कल बोला था, जबकि मामला दलित लड़की के बलात्कार के बाद हत्या का था और वो भी नाबालिग लड़की का। मैं कल ही कह दिया था कि ये मामला जरूर आपसदारी का है और इसमें कहीं कोई स्वर्ण वाला एंगल नहीं है। नहीं तो समाचार चैनल के वो सारे जमूरे अब तक ड्रोन कैमरा से लेकर के क्रेन कैमरा तक हाथरा जैसा शूट करते, पुलिस और डीएम के साथ बकवास करते, तुम जैसी बेहयाई करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बलात्कार के बाद हत्या से बहुत लोगों को निराशा हाथ लगा। सबसे पहले तो राजनीति में माइलेज लेने वालों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि किसके तरफ से बोले,
मरने वाली दलित और मारने वाला मुसलमान, और दो ही लोग वोट बैंक है इस देश में, और दोनों ही लोगों के वोट बैंक की ठेकेदारी पर ही भारत की राजनीति टिकी है, तो किसको बोले भाई? मारने वाले की सजा की बात करें या मरने वालों के लिए बढ़िया कहें, दोनों ही स्थिति खराब हो रही है। इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मायावती ने कुछ ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ लिया। जबकि हाथरस वाला कांड में राहुल गांधी गुलाटी मारते हुए पैदल चले गए थे, प्रियंका गांधी भी एकदम छान पौधा तुराते हुए जा रही थी, अरविंद केजरीवाल गुलाटी मार रहा था, अखिलेश यादव एकदम फुफकार मार रहे थे, मतलब। लेकिन वो सब चीजें यहां नहीं हुई। और सबसे बड़ा बात, सिनेमा के तरह से शूटिंग करने वाला ड्रोन और क्रेन कैमरा से लैस समाचार वाला बांध नहीं गया, क्योंकि सारा मामला मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर सॉल्व हो गया, और पुलिस ने उन चारों पांचों अपराधियों को बेहद दबार कर दिया। और अब वो पूज्य योगी आदित्यनाथ की पुलिस के कस्टडी में है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी छोड़ दीजिए, उनके कुनबे में भी अब कोई आदमी अपराध करने के विषय में नहीं सोचेगा, क्योंकि उनका मुलाकात योगी जी के पुलिस से हो गई है। लेकिन देश में राजनीतिक विरोध करने वालों के प्रति मैं लालत मानत और आगाध घृणा प्रस्तुत करते हुए कह रहा हूं कि आप गिद्ध हैं क्या, जो मरने के बाद सड़ने के इंतजार कर रहे हैं। मतलब आप विरोध तभी करेंगे जब मामला स्वर्ण और दलित के बीच होगा, हिंदू और मुसलमान के बीच होगा। और दलित को आप हिंदू नहीं मानते, और मुसलमान और दलित का अगर मामला हो जाएगा तो आप चुपचाप बैठ जाएंगे। यह देश की जनता देख रही है, और वो चुनाव के टाइम में आपको जरूर बताएगी। मित्रों, एक मामला और था। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर एक अपना हलकारा भेजा और अपना सादर प्रणाम के साथ निवेदन किया कि आइए आपके श्री चरणों को पखार करके मैं चरणामृत की तरह से पीना चाहता हूं, क्योंकि स्थिति मेरी लालू जी के बेटा ने खराब कर दिया है। वो सारा का सारा कार्यक्रम वही शुरू हो गया 90 के दशक वाला जो लालू जी के जमाने में थी, और अब आधी छोड़ पुली को धावे वाला हाल हो गया है। मेरी स्थिति बड़ी खराब हो गई। प्रशांत किशोर ने बोला कि देखिए, मैं डूबती नाव पर नहीं सवार होता, और आपका नाव डूब चुका है। ये जिस दिन आप स्वयं को डूबा मान ले, देश की जनता, प्रदेश की जनता तो आपको मान चुकी है। तब आज बिलबिलाहट में नीतीश कुमार ने बयान दिया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सारे पिछड़ों राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि अपने राज्य को पिछड़ा राज्य और विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए उन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, झूठा ट्वीट और मांग तक नहीं किया। हाँ, जब जब भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस की बात करती थी तो वो राज्य का दर्जे वाली बात उठा देते थे। ये बिहार की जनता है, पढ़े लिखे जनता है, वो इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार ड्रामा कर रहे हैं, और उनका ड्रामा और पोल पट्टी खुल गया है। खैर मित्रों, आज का मामला मैंने बड़ा सीरियस और गंभीर रखा है। मेरा आज का हेडिंग है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, और राहुल गांधी को राजनीति में अपने साथ कोई ना बैठावे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज राहुल गांधी केरल के दौरे पर है। केरल की सीपीएम सरकार, वहां कम्युनिस्ट की सरकार है। कम्युनिस्ट और राहुल गांधी का कोलैबोरेशन है। कम्युनिस्ट के साथ राहुल गांधी मिल करके सरकार चलाए हैं, राजनीति किए हैं, चुनाव लड़े हैं, और उन्हीं के साथ उनकी लड़ाई भी रहती है। केरल में जब उनका दौरा चल रहा है तो केरल सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है कार्टून में लिखा गया है कि 2 days इन यूपी और 18 days इन केरला। मतलब उन्होंने लिखा है कि छोटा सा प्रदेश केरल, हमारे बनारस कमिश्नरी इतना है, मतलब वही बनारस कमिश्नरी जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और जिस कमिश्नरी के अंदर मेरा जिला आता है, हालांकि अब तो हमारा आजमगढ़ कमिश्नरी हो गया, लेकिन पहले बनारस कमिश्नरी था और मेरा कमिश्नर बनारस में बैठता था। लेकिन अब चूंकि हर जगह एक एक जिले में कलेक्टर बढ़ रहे हैं, कमिश्नरेट बढ़ रहा है, तो हमारा कमिश्नरी अब आजमगढ़ हो गया है। लेकिन फिर भी बनारस कमिश्नरी मुंह से निकलता है। उसी बनारस कमिश्नरी इतना पूरा केरल है। आबादी के हिसाब से दिल्ली इतना है, जितनी दिल्ली में लोग रहते हैं उतनी आबादी है केरल में। तो वहां के कम्युनिस्ट सरकार ने कहा कि इतनी छोटी सी राज्य में 18 दिन आप पद यात्रा कर रहे हैं,
और उतना बड़ा राज्य, मतलब आधा हिंदुस्तान में सिर्फ 2 दिन। राजनीति की दृष्टि से जहां केरल में मेरे ख्याल से 22-23 सीट है और उत्तर प्रदेश में 82 सीट है, जहां पर आप 2 सीट पर सिमट करके आ गए हैं। मतलब आदमी जहां कमजोर में घर बना रहा था, तो जो दूसरे वाला मकान का रिपेयर कराया, तो मैंने मिस्त्री को बोला कि जरा प्लास्टर पर सब पर ठोक के देख लो, अगर कहीं प्लास्टर बीच में फूली हुई तो ना उसको उखाड़ करके ठीक कर दो। यही तरीका होता है। पुराना मकान है, नोनी लग जाती है, दिमक लग जाता है, तो उसको उतार करके वहां टाइल लगाई जाती है, दोबारा सीमेंट चढ़ाया जाता है। तो जहां कमजोर दीवार होगा उसकी मजबूती और मरम्मत की जरूरत होती है। जो मजबूत है वहां पर मजबूती की क्या जरूरत है? तो राहुल गांधी के लिए कम्युनिस्ट केरल की सरकार ने ठीक ही कहा कि भाई जहां आप बिल्कुल सफाई के कगार पर है वहां जाकर के अपना मेहनत कीजिए। आप इन राज्यों में कहां कर रहे हैं जहां पर कोई चीज नहीं है। इस विषय पर मैंने जो कुछ आकलन किया वो आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, राहुल गांधी के से, अहंकार से और राजनीतिक और दूरदर्शिता और अपरिपक्वता से एक बात स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी को राजनीतिक दुश्मन चयन करने का तरीका मालूम नहीं है, राजनीति करने का सलीका मालूम नहीं है, और कोलैबोरेशन करने का तो शऊर ही नहीं है उनके ऊपर। उन्होंने क्या किया, राजनीति कैसे करेंगे पहले जान लीजिए। वो राजनीति करेंगे, बिहार में नीतीश और लालू जी में छोड़ देंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को दे देंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार को दे देंगे, हरियाणा में उनका कुछ है ही नहीं है। तो फिर आपके लिए क्या बनेगा? आप किस सीट पर लड़ करके प्रधानमंत्री का दावेदारी करोगे, जबकि प्रधानमंत्री के ना खाली होने वाला सीट पर 50 लोग कब्जा जमाने के लिए तैयार हुए हैं। अब नीतीश कुमार भी नया नया तैयार हो गए, अरविंद केजरीवाल ने घोषित ही कर दिया है, चंद्रबाबू नायडू तो एकदम कुर्ता पजामा सिवाय लिए हैं, धोती का उन्होंने नाप दे दिया है कि भाई कौन सा लुंगी पहनना है। आप कहां फिट हो रहे हैं? आप अगर इस तरह की राजनीति करेंगे तो कैसे चलेगा? जहां आप हैं वहां है नहीं, जहां नहीं है वहां है। इसके लिए मैं समझ रहा हूं कि शायद राहुल गांधी ने अब ये भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे दिया है, क्योंकि हिंदी पट्टी में भाजपा का मुकाबला सिर्फ भाजपा कर सकती है और कोई दल नहीं कर सकता। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अलावा और कहीं नहीं है, और उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा प्रयास खुल के नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए कि उन्होंने हैदराबाद मुनेश्वर कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मतलब अमित शाह और नंबर 1 स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को उन्होंने नगर निगम के चुनाव में उतार दिया था। मतलब अब इससे ज्यादा इस बात का कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने को कितनी शिद्दत से निभाती है और कितना दिल, मन और समर्थन लगा करके चुनाव लड़ती है, चाहे वो कॉरपोरेशन का छोटा चुनाव, वार्ड लेवल का चुनाव क्यों ना हो, गांव के प्रधानी और काउंसलर के मेंबर तक का चुनाव क्यों ना हो। यह बात दर्शाता है कि जब हैदराबाद के लोग अपने बीच सबसे बड़ा फायर ब्रांड, नंबर 1 स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को पाया होगा, तो वहां का वोटर कितना ज्यादा हर्षोल्लासित हुआ होगा कि भाई हमारी एक छोटे से कॉर्पोरेशन वार्ड के चुनाव में भाजपा ने अपने शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष स्टार प्रचारक को लगा दिया है, इनके साथ जाया जा सकता है, इनका समर्थन किया जा सकता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है, उसे कोलैबोरेशन चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में उसके पास जनाधार बिल्कुल नहीं था। शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी और शिवसेना को बड़ा पार्टी और खुद को छोटा पार्टी बना करके चुनाव लड़ी। लड़ते लड़ते स्थिति यह आई कि अब वो अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी। पिछले बार वही हुआ और फडणवीस मुख्यमंत्री बने। अब की बार शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के पुत्र को लगा कि भाई अगर इसी तरह से चलता रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली पार्टी है नहीं, तो उन्हें लगा कि भाई अगर रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं होगा तो हम साझेदारी करके सरकार बना के क्या हासिल करेंगे जब कमाई में साझेदारी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई उनके साथ सरकार बनाई जाए जो कमाई में साझेदारी दे सके, हिस्सेदारी दे सके। इसीलिए उन्होंने अपने घोर विरोधी बाला साहब ठाकरे के राजनीति के प्रतिद्वंदी शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली।
तो भारतीय जनता पार्टी से राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि भाजपा को जहां गुंजाइश नहीं मिलता वहां भी पांव रखने के लिए जमीन तलाशती है और किसी बड़े के साथ मिल करके सरकार बनाती है। 1 साल 2 साल 5 साल 2 चुनाव 4 चुनाव के बाद स्वतः वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आती है। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके, शीर्ष नेतृत्व को चुनाव में झोंक देने और शीर्ष नेतृत्व का चुनाव में उतर करके उतनी ही लगन से काम करने के प्रवृत्ति को अगर राहुल गांधी समझ जाएंगे तो उनको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन देना ठीक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने ये मान लिया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से सीधी मुकाबला करने की मेरी क्षमता है नहीं, क्योंकि भाजपा को भाजपा ही हराएगी, तो वहां अपना ऊर्जा लगाने का कोई मतलब नहीं है। जबकि यह राजनीतिक रूप से सबसे आत्मघाती निर्णय होता है, आत्मघाती कदम है। राजनीति में हार की पर्ची हाथ में मिल जाने के बाद भी कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। जीत तो मैं गया था, जीत तो मैं रहा था, इस टोला में मेरा वोट था, उस टोला में मेरा वोट था, इस गांव में उस बूथ पर इतना वोट था, इस बूथ पर गिना हुआ वोट है, इतना वोट मेरे को मिल रहा था, मेरा वोट गया कहाँ? हम इसकी जांच करेंगे, इसकी मांग करेंगे। उसको पता है कि हमारा कहीं कोई वोट नहीं है, लेकिन तब भी चुनाव जीतने के बाद भी जीत की दावेदारी कर रहा है। इस स्थिति में मैदान में उतरने से पहले हार मान लेने को रणछोड़ सिंह कहते हैं, रणछोड़ दास कहते हैं। राहुल गांधी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मित्रों, यही बात दक्षिण के लोग पूछ रहे हैं कि भाई जहां पर दिल्ली की गद्दी का रास्ता निकलता है, मतलब लखनऊ के होके ही आप दिल्ली की प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं और आप लखनऊ जा ही नहीं रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में 2 दिन दे रहे हैं। और दक्षिण भारत जहां पर कहीं कोई आधार नहीं है, आप वहां पर मुकाबला करने का सोच रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मैं मुकाबले के लायक नहीं हूं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से मुकाबला करो। क्या मैं ये मान लूं? और अगर मैं ये ना मानूं तो कोई मेरे को बताओ कि राहुल गांधी भारत यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में उन्होंने उत्तर प्रदेश को अहमियत क्यों नहीं दी? उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिन तक क्यों नहीं गए? या अगर भारत जोड़ना था तो बहन प्रियंका को बलिया से नोएडा तक की यात्रा पर क्यों नहीं निकाल दिया? ऐसा तो है नहीं कि पार्टी फंड में इतना पैसा नहीं है प्रियंका गांधी का बाद कि वो 1000 किलोमीटर की यात्रा करती तो गरीब हो जाती। प्रियंका के पति के पास स्वयं का इतना पैसा है। और छोड़िए ना भाई, भारतीय जनता पार्टी से अभी भी बड़ा राजकोष है राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी का। पैसे की तो कोई कमी नहीं। कल ही मैंने कहा था कि अगर भाजपा पैसे से टिकट विधायक खरीद सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं कर लेती? बिकना, अगर मान लीजिए कि गोवा का विधायक बिक गया 25 करोड़ में, तो अगर आपको 25 करोड़ का रेट खुल गया तो आप 35 करोड़ देकर वापस ले लीजिए। अगर उनको पैसा पे बिकना होगा तो पैसा आपके पास कम कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता ना करके राहुल गांधी चुनाव में उतरने से पहले ही हार मान चुके हैं। और इसी को कहते हैं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी भी लेना पूरी पावे। और राहुल गांधी को अपने साथ कोई न बैठावे। क्यों राहुल गांधी को नहीं बैठा रहे? आप इस बात का 2 बात से समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2 नौजवानों की जोड़ी मशहूर थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दोनों ने मिलकर के भाजपा का मुकाबला करने का प्रयास किया, मुंह की खाए। उसके बाद जब अगला बार चुनाव आया तो अखिलेश यादव ने सबसे पहली बार उनको ट्विटर पर बैन किया, फेसबुक पर ब्लॉक किया, मोबाइल से स्विच ऑफ किया उनको, ताकि किसी भी तरह का संपर्क सार्वजनिक स्थापित ना हो जाए। और अपने विशेष दूत को बता करके बोला कि भाई किसी समाचार चैनल के बाइक में, फेसबुक लाइव में, यूट्यूब पर या राकेश परमार जैसे लाइव 10 बजे रात का, तो इसी तरह की कोई बकवास मत कह देना कि अखिलेश से मेरी बातचीत चल रही है, नहीं तो मैं तुरंत आकर के कहूंगा ये बिल्कुल झूठ बात है, राहुल गांधी से मेरा कोई मतलब नहीं। वो बेचारा अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपसे दूर दूर छटक रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव को स्थापित किया है आपने और आपके माता जी ने, और लालू प्रसाद कह रहे हैं कि 2 सीट देंगे, लड़ना हो तो लड़िए। कांग्रेस यूनिट बिहार वाली कहती है कि 2 से ज्यादा जीत करके देने को हटा लीजिए। यह राजनीतिक अपरिपक्वता का है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से बड़ा विपक्ष कोई नहीं। आज भी कांग्रेस का धरती के, मतलब भारतीय भूभाग के हर क्षेत्र में कांग्रेस ही है, जबकि हर क्षेत्र में भाजपा नहीं है। यह बड़े मजे की बात है, समझने वाली बात है कि भारत का ऐसा कोई भूभाग नहीं है जहां पर कांग्रेस और कांग्रेसी न हो और कांग्रेस के जानने वाले लोग न हो।
जबकि भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकप्रिय है, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक पावरफुल शख्सियत है, लेकिन देश के बाद में बहुत ऐसे जगह है जहां लोग ये नहीं जानते कि भाजपा भी है और कोई कमल निशान भी है। इस स्थिति में कांग्रेस का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बिल्कुल शुभ है, क्योंकि जब कांग्रेस मजबूत रहेगी तभी नरेंद्र मोदी मजबूती से देश सेवा करेंगे। अगर उनको इस बात का भरोसा हो जाएगा कि दूर दूर और बहुत दूर तक मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, तो मोदी लापरवाह हो जाएंगे और 135-40 करोड़ की जनसंख्या वाला देश के प्रधान सेवक को लापरवाही की इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी और की इजाजत दे सकती है। राहुल गांधी को मेरा नसीहत है, आमतौर पर मैं पूछ के नहीं हटता, बता के भी जाता हूं जो मेरी समझ बुद्धि है। राहुल गांधी को चाहिए कि अपने यात्रा को सीरियस लें और विवादित शख्सियतों, विवादित बयानों और विवादित लोगों से ना मिलें, क्योंकि विवादित लोगों से मिलने से सुर्खियां मिलती है, साथ नहीं मिलता, शक्ति नहीं मिलती और राजनीति में बढ़त नहीं मिलती। आप सनसनी फैला करके खबर में आ सकते हैं, तो खबर में वैसे ही जब तक भारतीय जनता पार्टी है आपको खबर में बनाए रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े चुनाव प्रचारक ही आप हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा मसाला आप है, आपको भाजपा छोड़ ही नहीं सकती। आप निश्चिंत रहिए, आपको पीआर टीम हायर करने की जरूरत नहीं है, भाजपा के पीआर टीम आपके टीआरपी बढ़ाए रहेगी। तो टीवी पर दिखने वाला दिकाश छपास की बीमारी से आप मुक्त होइए, वो भाजपा आपके लिए कर रही है। तब है कि आप क्या करें, अगर आपने दक्षिण भारत से यात्रा शुरू किया है तो बहन जी को उत्तर भारत में शुरुआत कर दीजिए। आप अपने पिताजी के नाना जी की समाधि या मोहनदास करमचंद के समाधि से लेकर के शुरू कर दीजिए बंगाल के खाड़ी तक। बोलिए अपने बहन को कि भाई उत्तर प्रदेश में रोड ही रोड करें, पैदल ना चले, उनका पाँव मुचुक जाएगा, थक जाएगा, खराब हो जाएगा, नाजुक लोग हैं। तो गाड़ी तो उनके पास बहुत आधुनिक है, अब गाड़ी के काबिला से रोड शो ही कर दें, लेकिन समस्त भारत में रहिए। सबसे तो बेहतर होगा राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी दिल्ली से चारों दिशाओं में यात्रा निकालते। एक का नेतृत्व राहुल गांधी करते, दूसरे का नेतृत्व प्रियंका गांधी करती, तीसरे का नेतृत्व उनका और कोई खास हलकारा करता, या अगर भरोसा किसी हलकारों के पर नहीं होता या राजनीतिक माइलेज बढ़ने का खतरा होता तो 2 भाग में बांट देते। भाई पूरब मेरी बहन जाएगी, पश्चिम में जाऊंगा, बाद में उत्तर मेरी बहन जाएगी, दक्षिण में जाऊंगा, और 4 मीटिंग में सारा भारत कवर हो जाता। तो क्या होता कि राहुल गांधी को थोड़े बहुत नोटिस लोग करने लगते, और उनको अगर थोड़ा नोटिस किया जाने लगेगा ना तो राजनीति में वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस है मृतप्राय नहीं है, अचेतन अवस्था में है, बस उसमें प्राण वायु फूकने की जरूरत है। कांग्रेस फिर स्फूर्त होकर के खड़ी हो जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होती है तब तक तो मैं राहुल गांधी से यही कहूंगा कि हे कृपा निधान, हे राजनीति के आदमी महान, आप आधी छोड़ पूरी को धावे को हटाइए और जहां पूरी मिले वहीं धाइए, तभी जा करके आपका कल्याण होगा। और जब आपका कल्याण होगा तभी भारतीय लोकतंत्र का कल्याण होगा। देश में लोकतंत्र अमर रहे, मजबूत रहे, और देश का जो भी प्रधानमंत्री हो वो देश को मजबूती से आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।